हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू प्रेप नगरी। आज से हम शुरू कर रहे हैं हमारे स्पोकन इंग्लिश के कोर्स को। देखिए, इसको शुरू करने के पीछे कारण क्या है। आजकल हमारे देश में हिंदी की लहर दौड़ रही है। लोग कह रहे हैं कि हिंदी को प्रमोट करना चाहिए और हमारी मातृभाषा है तो हमें इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही बात है। करना चाहिए, हमें आम बोलचाल की भाषा में हिंदी को लाना चाहिए। लेकिन असलियत कहीं ना कहीं हम सबको मालूम है। जहाँ कहीं भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ की बात आती है, बड़े कंपनीज़ की बात आती है, किसी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है जहाँ पे हम काम करना चाहते हैं, वहाँ पे जब कभी भी आप काम के लिए जाएंगे, इंटरव्यूज़ के लिए जाएंगे, तो आपकी पर्सनैलिटी का जो टेस्ट लिया जाता है वो आपके इंग्लिश के नॉलेज से लिया जाता है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स से लिया जाता है। तो हिंदी को प्रमोट करना अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ जो जो इंग्लिश का नॉलेज है उसको भी रखना अपने पास, उसको भी सीखना उतना ही ज़रूरी है। इसीलिए हम अपने स्पोकन इंग्लिश के कोर्स के माध्यम से इंग्लिश को धीरे धीरे समझने की, उसको जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करेंगे हम स्पोकन इंग्लिश कोर्स वन में आई मीन नोट्स वन में इंग्लिश ग्रामर की। तो सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर को डिस्कस करने के पीछे क्या रीज़न है। रीज़न बिल्कुल सिंपल है। जब कभी भी आप कोई काम करने जाते हैं, उससे पहले उसके बेसिक नॉलेज को, उसके कॉन्सेप्ट्स को आप क्लियर करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं कुकिंग। कुकिंग का एग्जांपल बहुत ही बेस्ट रहेगा। कुकिंग का एग्जांपल मैंने इसलिए लिया क्योंकि जब कभी भी आप कोई डिश बनाने जाते हैं, कोई खाना प्रिपेयर करने जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई दाल बनाने जाते हैं, राइट। तो दाल बनाने से पहले आपको उसके इंग्रेडिएंट्स पता होने चाहिए कि उस दाल को कुक करने में क्या क्या चीज़ें लगेंगी। ठीक है ना, यानी कि वो उसका कॉन्सेप्ट हुआ, उसके बाद ही आप खाना को बना सकते हैं, दाल को प्रिपेयर कर सकते हैं। सेम लॉजिक अप्लाई होगा कहाँ पे, किसी भी सब्जेक्ट पे। इंग्लिश भी उन्हीं सब्जेक्ट में से एक है, तो इसीलिए इसके बेसिक्स जो है वो क्लियर होने चाहिए। तो इंग्लिश के क्या रूल्स हैं, इंग्लिश बोलते समय, लिखते समय, पढ़ते समय हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, है ना। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस जहाँ पे लिखे गए हैं, उस बुक को आप कह सकते हैं इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर इज़ नथिंग बट अ रूल बुक, अ हेल्प बुक टू स्पीक करेक्ट इंग्लिश, राइट, या टू राइट करेक्ट इंग्लिश। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इंग्लिश ग्रामर से। यहाँ पे छोटा सा डेफिनेशन है, मैंने क्रिस्प काफ़ी रखा है नोट्स को। इंग्लिश ग्रामर हेल्प्स अस टू रीड, राइट एंड स्पीक करेक्ट इंग्लिश। इंग्लिश ग्रामर हमें मदद करता है सही सही इंग्लिश को बोलने, पढ़ने में, लिखने में और बोलने में। तो ये तो बेसिक आपको समझ में आ गया कि इंग्लिश ग्रामर कहते किसे हैं। अब इंग्लिश ग्रामर में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, तो सबसे पहली चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश ग्रामर के अंडर में, वो करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच को बचपन में आपने पढ़ा होगा, या फिर अगर आप बच्चे हैं तो रिसेंटली पढ़ा होगा, अगर आप बड़े हैं तो बचपन में ज़रूर पढ़ा होगा कभी ना कभी, हो सकता है अभी आप भूल गए हो। तो चलिए देख लेते हैं क्या होता है। दुनिया में जितने भी वर्ड्स हैं ना जो हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं, वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है पार्ट्स ऑफ स्पीच से। ठीक है, तो देखिए जिस तरीके से एक बॉडी रहती है, ह्यूमन बॉडी रहती है, तो ह्यूमन बॉडी के अलग अलग पार्ट्स हैं, राइट। जैसे नोज़ हो गया, जैसे ईयर्स हो गए, जैसे आईज हो गए, है ना। ये सब क्या है, ये सब ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स हैं, जैसे लिप्स हो गए। सेम, जब ह्यूमन बॉडी है उसके जो ये है अलग अलग पार्ट्स है, तो इन पार्ट्स को हम कह सकते हैं, इन अंगों को कह सकते हैं, दीज आर द पार्ट्स ऑफ बॉडी। सेम यहाँ पे जो भी स्पीच है, मैं जो भी बोल रहा हूँ या मैं जो भी लिखूंगा, वो सब के सब स्पीच कहे जाएंगे, है ना। तो वो जो स्पीच जिन वर्ड्स से मिल करके बना है, वही वर्ड्स कहलाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। बहुत ही सिंपल चीज़ है, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ राम, राम इज अ ब्रेव बॉय, राम इज अ ब्रेव बॉय, मैंने ये लिख दिया। उसके अलावा मैंने लिख दिया ही ऑलवेज ही ऑलवेज हेल्प्स ही ऑलवेज हेल्प्स अदर्स। ठीक है, मैंने ये दोनों सेंटेंसेस लिख दिए। इन सेंटेंसेस को हम साथ में जब रख देंगे तो ये भी क्या बन गया, ये भी एक स्पीच बन गया, राइट। यानी कि जो भी मैं बोल रहा हूँ वो सब स्पीच है। तो यहाँ पे राम क्या है भाई, राम को अगर हम बोले तो राम नाउन है, और ही क्या है, ही प्रोनाउन है। ही क्या है, प्रोनाउन है।
वहीं पे ब्रेव की बात करें तो ब्रेव एक एडजेक्टिव है ना, देख रहे हैं आप। ये दो ही लाइंस लिखे, इसमें आपको क्या क्या मिल गया, राम नाउन मिल गया, एडजेक्टिव मिल गया, प्रोनाउन मिल गया, साथ ही साथ यहाँ पे ये हेल्प्स है, ये वर्ब मिल गया, राइट। तो देखिए इन सिर्फ दो लाइंस में चार तरह के हमें पार्ट्स देखने को मिले स्पीच के, है ना। तो ये जो वर्ड्स हैं, ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं, दीज ऑल आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या चीज़ें आएंगी वो हम पढ़ेंगे। जैसे ये दो लाइन में हमें क्या क्या मिल गया, नाउन मिल गया, प्रोनाउन मिल गया, एडजेक्टिव मिल गया और वर्ब मिल गया, ठीक है। तो जो भी स्पीच बना है, जो भी सेंटेंसेस बने हैं, वो किसी न किसी वर्ड से मिलके बना है, और वो सारे के सारे वर्ड्स कहे जाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को। तो इसको मैं इरेज करता हूँ और फिर से एक बार समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए लेट मी इरेज, इनको मैं इरेज कर देता हूँ। वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड, ओके। तो ये हो गया इरेज्ड। अब देखिए, अब बात करते हैं, वापस आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। तो मैंने अभी आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया जितने भी वर्ड्स हैं जिनसे सेंटेंस बना है, और उन सेंटेंसेस को कलेक्टिवली हम स्पीच कहते हैं। तो इन स्पीच में जितने भी वर्ड्स हमने इस्तेमाल किए, वो सारे के सारे वर्ड्स पार्ट्स ऑफ स्पीच कहे जाएंगे। ऑल वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। दुनिया में जितने भी वर्ड्स हैं उनको उनके काम के आधार पे अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग नाम दे दिया गया है। वो सारे के सारे वर्ड्स कहे जाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। अब कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, तो टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। जैसा कि मैंने बताया अभी, उनके काम के आधार पे उनको बांटा गया। तो नाउन, नाउन पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, पहला पार्ट हो गया स्पीच का। नाउन क्यों बांटा गया है, तो जितने भी नाम होंगे ना दुनिया में, आपके आसपास जितनी भी आपको चीज़ें दिख रही है, आप हो सकता है रूम में बैठे हो, तो आसपास आपकी जितनी भी चीज़ें दिख रही होंगी, या फिर अगर आपके सामने मिरर लगा हुआ है, आईना लगा हुआ है, तो वो मिरर क्या है, वो मिरर एक नाउन है। आप उस मिरर में आप दिख रहे हैं, आपका नाम क्या है, एक नाउन है। आपके आसपास टेबल होगा, बेंच होगा, चेयर होगा, है ना, कुछ ना कुछ फर्नीचर होगा, वो सब के सब नाउन है। फैन होगा, वो भी नाउन है। तो दुनिया में जितने भी नाम हैं वो नाउन कहे जाते हैं। सिंपल नाउन की जगह पे जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं वो प्रोनाउन कहे जाते हैं। जैसे मैंने पहले सेंटेंस में यूज़ किया था, राम इज़ अ ब्रेव बॉय, उसके बाद था दूसरी लाइन, ही ऑलवेज हेल्प्स अदर्स। तो राम के जगह पे हमने ही का इस्तेमाल किया था, वो प्रोनाउन है। खैर इन सबको और ज़्यादा एक्सप्लेन करके डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल ये समझ लीजिए कि एक तो नाउन हो गया पार्ट ऑफ स्पीच, दूसरा हो गया प्रोनाउन, तीसरा हो गया एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसे कहते हैं, जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को इलेबोरेट करता है, डिस्क्राइब करता है। द वर्ड्स विच डिस्क्राइब्स नाउन एंड प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। उसके बाद वर्ब हो गया, वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, जो भी काम हो रहा है, लाइक रन, वॉक, सिंग, जो भी जिस भी वर्ड से ऐसा पता चले कि कोई ना कोई काम हो रहा है, वो सारे के सारे वर्ड्स वर्ब हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो एडवर्ब हो जाएगा एक पांचवा पार्ट ऑफ स्पीच। एडवर्ब क्या हो जाएगा, जैसे एडजेक्टिव था जो कि नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा था, ठीक है। सेम एडवर्ब होगा जो कि वर्ब को डिस्क्राइब होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला राम, राम ईट्स मैंगो, राम ईट्स मैंगो। तो ये ईट्स क्या है भाई, ये वर्ब का काम कर रहा है। और अगर मैं वहीं पे बोलूँ राम ईट्स मैंगो वेरी स्लो, ठीक है, राम आम खाता है, बहुत ही स्लो खाता है, धीरे धीरे खाता है। तो वो जो स्लो हो गया ना, वो बता रहा है कि काम हो रहा है बट स्लो हो रहा है। तो स्लो क्या हो जाएगा, स्लो या स्लोली हो जाएगा आपका एडवर्ब। क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। इसको और ज़्यादा अच्छे से हम एक्सप्लेन करेंगे जब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन हो गया जैसे इन, जैसे ऑन, है ना, उसके अलावा अंडर। ये सब जो वर्ड्स होते हैं ना, जो रिलेशन शो करते हैं सेंटेंसेस के बीच में, उनको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, द बुक इज़ ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। तो यहाँ पे जो है, जो ऑन, सॉरी, हाँ, ऑन द टेबल। तो यहाँ पे जो ऑन है ना, ये ऑन क्या बता रहा है कि किताब कहाँ पे रखी है, टेबल के ऊपर रखी हुई है। तो ऑन हो गया आपका प्रीपोजिशन, ठीक है। सेम अब बात करेंगे कंजंक्शन, अगला पार्ट ऑफ स्पीच होता है। तो कंजंक्शन दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। जैसे एंड हो गया, ये दो सेंटेंस को जोड़ता है। बट हो गया, और हो गया, ये सब कंजंक्शन में आता है। अच्छे से डिस्कस करेंगे जब आगे बढ़ेंगे।
ये तो खैर इंट्रोडक्शन क्लास है। उसके बाद जो 8वां है वो इंटरजेक्शन है। जो भी आपकी प्रतिक्रिया होती है, जो भी अचानक से आपके मुंह से निकलता है, जब आप बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं, या बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, तो उस टाइम पे जो भी आपके मुंह से निकलता है, दोज ऑल वर्ड्स आर नोन एज इंटरजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आपको चोट लग जाती है, आपके मुंह से निकलता है आउच, तो ये जो आउच है ना, आउच है इंटरजेक्शन। ठीक है, तो आपने समझा पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। दुनिया में जितने भी वर्ड्स हैं उनको 8 पार्ट्स में उनके काम के बेसिस पे डिवाइड कर दिया गया है। तो वो सारे के सारे 8 पार्ट्स कहे जाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो कौन कौन से होते हैं हमने देखा, नाउन होता है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे पहला जो पार्ट हमने देखा नाउन। अब हम नाउन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम जितने भी नाउन्स होते हैं उनको डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए अब नाउन देखते हैं। सबसे पहला जो डेफिनेशन मैंने लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है नाउन आर द नेमिंग वर्ड्स। मतलब शुरू में ही मैंने बताया कि जितने भी नाम है वो सब के सब नाम जो होंगे वो नाउन कहे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे राम, सीता, पटना, गंगा, ये सब जितने भी नाम है ना, ये सब के सब नाउन है। एक और डेफिनेशन मैंने लिखा है जो बचपन में रटाया जाता है हमें, और ये ज़्यादातर लोगों को पता रहता है। नाउन इज़ द नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेसेस, एनिमल्स और एनीथिंग। तो ये जो नाम होते हैं, ये सारे के सारे किसी भी चीज़ के नाम हो सकते हैं, चाहे वो किसी इंसान का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, किसी एनिमल का नाम हो, या किसी भी वस्तु का नाम हो, वो सब नाम नाउन होगा। ठीक है ना, संज्ञा होगा। तो एग्जाम्पल में है राम, सीता, पटना, गंगा। देखिए, राम सीता इंसान का नाम है, पटना जगह का नाम है, आई मीन किसी शहर का नाम है, गंगा नदी का नाम है, ताजमहल एक मॉन्यूमेंट का नाम है, स्मारक कहते हैं हिंदी में, क्या, मॉन्यूमेंट। हमारे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं हमारे देश में, उनमें से एक है ताजमहल। उसके बाद संडे दिन का नाम है, ये भी नाउन होता है। जनवरी महीने का नाम है, होली फेस्टिवल का नाम है, समर एक सीजन का नाम है। तो ये जितने भी नाम हो गए ना, ये सारे के सारे नाउन हो गए। ठीक है, आई होप ये वाला क्लियर हो गया होगा आपका, नाउन किसे कहते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं कितने काइंड्स होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए, वैसे तो बहुत सारे काइंड्स हैं नाउन के, बहुत सारे अलग अलग नाम से उसको डिवाइड कर दिया गया है। जैसे अनकाउंटेबल नाउन अब दे दिया गया है एक, अनकाउंटेबल नाउन। उसके बाद काउंटेबल नाउन, है ना। अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन को किस बेसिस पे अलग किया गया, तो जिसको हम नहीं गिन सकते हैं उसको अनकाउंटेबल नाउन बोल दिया गया, और जिसको गिन सकते हैं उसको काउंटेबल नाउन बोल दिया गया। लेकिन हम जो पढ़ेंगे वो जो हमारा ट्रेडिशनल जितने भी डिवाइड किया गया था ना, उसके बेसिस पे पढ़ेंगे। तो एक तो होता है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। प्रॉपर नाउन को हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन को हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन को कहते हैं समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन को कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कहते हैं भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो एक एक करके अब हम सबको डिस्कस करते हैं। चलिए बढ़ते हैं, लेट्स प्रोसीड अहेड। सबसे पहले हमारा है प्रॉपर नाउन, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। नाम, अगर इसके हिंदी नाम पे गौर करें ना, तो आपको इसका मतलब अपने आप समझ में आ जाएगा। व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए, प्रॉपर नाउन में कौन से नाम आएंगे, कैसे कैसे नाम आएंगे। देखिए, नाम तो जो भी होंगे वो नाउन होंगे, बट प्रॉपर नाउन में कौन कौन से नाम आएंगे जो प्रॉपर नाउन होंगे। तो नाम से इसके पता चल रहा है व्यक्तिवाचक। जब कभी भी हम किसी इंडिविजुअल की बात कर रहे होंगे ना, इंडिविजुअल का मतलब हो गया कि किसी इकलौते इंसान की, किसी इकलौते जगह की, किसी इकलौते महीने की, किसी इकलौते दिन की, किसी इकलौते नदी की बात कर रहे होंगे, तो वो इंडिविजुअल नाम जो होगा, या जो पर्टिकुलर नाम जो होगा, जो खास नाम जो होगा, वो कहा जाएगा प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। मैंने बोला रिवर, मैंने क्या बोला, रिवर, और मैंने यहाँ पे रिवर के बाद लिख दिया गंगा। तो देखिए, गंगा एक रिवर है, बट अगर मैं सिर्फ रिवर बोलूँ तो इससे ये नहीं पता चल रहा है कि मैं कौन सी नदी की बात कर रहा हूँ। तो रिवर बोलने से दुनिया में जितनी भी नदियाँ हैं ना, उन सब का बोध होता है। ठीक है, दिस वर्ड रिवर रिप्रेजेंट्स ऑल द रिवर्स इन द वर्ल्ड। तो दुनिया में जितनी भी नदियां हैं, रिवर के नाम से हमारे दिमाग में घूम जाती है, हमें पता नहीं चलता कि कौन से नदी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से रिवर जो वर्ड है वो कॉमन नाउन होगा। कौन सा नाउन होगा, कॉमन नाउन, यानी कि जातिवाचक संज्ञा। इससे पूरे नदियों का बोध होता है। वहीं पे अगर मैं पर्टिकुलरली
गंगा की बात करूं तो इससे हमें पता चल रहा है कि मैं गंगा नदी की बात कर रहा हूं, यानी कि ये इंडिविजुअल नाम है, किसी एक नदी का नाम है, खास नदी का नाम है, पर्टिकुलर नाम है। यानी कि गंगा कौन सा नाम है? गंगा इज अ प्रॉपर नाउन। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इफ आई से सिटी, अगर मैं शहर बोलूं तो आपको पता नहीं चलेगा कि विच सिटी आई एम टॉकिंग अबाउट, कौन से शहर की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें सिटी बोलने से जितने भी शहर हैं दुनिया में वो आपके नज़र के सामने से घूम जाएंगे। जैसे पटना, दिल्ली, मुंबई, है ना, किसकी बात कर रहा हूँ आपको नहीं पता, नो आइडिया। तो सिटी कौन सा नाउन हो गया? ये कॉमन नाउन हो गया, ठीक है ना। अगर वहीं पे मैं पटना बोल दूँ तो ये एक पर्टिकुलर जगह का नाम है, एक पर्टिकुलर सिटी का नाम है, तो पटना हो गया प्रॉपर नाउन। समझ में आ रहा है आपको? तो इसीलिए मैंने शुरू में ही बोला कि इंडिविजुअल नेम को, पर्टिकुलर नेम को, खास नाम को व्यक्तिवाचक की कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। प्रॉपर नाउन्स आर द नेम्स ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स, ठीक है। जैसे राम एक खास इंसान का नाम है, पटना एक ही जगह का नाम है, रेड फोर्ट, संडे, इंडिया, बिहार एंड एट्सेट्रा, ठीक है। अब एक नोट यहाँ पे छोटा सा है, उसको भी देख लेते हैं। नोट्स ये कह रहा है कि प्रॉपर नाउन्स ऑलवेज बिगिंस विद कैपिटल लेटर्स। जब कभी भी आप व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखेंगे, जब कभी भी आप प्रॉपर नाउन्स को लिखेंगे तो उसका जो पहला लेटर होगा ना वो कैपिटल लेटर यूज करेंगे। कैसा यूज करेंगे? कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर क्या होता है? जैसे ए, दिस इज कैपिटल, एंड ए दिस इज स्मॉल। तो ये छोटा वाला ABCD, ये बड़ा वाला ABCD, है ना। तो बड़े लेटर्स ऐसे लिखे जाएंगे, छोटे लेटर्स ऐसे लिखे जाएंगे। इसको कैपिटल लेटर कहते हैं, इसको स्मॉल लेटर कहते हैं, ठीक है। ओके। तो जब कभी भी आप प्रॉपर नाउन लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे? ये वाला लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा दिल्ली, तो डी जो होगा ना वो कैपिटल होगा और बाकी सारे के सारे बाद वाले स्मॉल होंगे। अगर मैं पटना लिखूँ तो पहला पी जो होगा कैपिटल होगा, बाकी बाद में स्मॉल होंगे। अगर मैं राम लिखूँ तो पहला कैपिटल होगा, बाकी बाद वाले स्मॉल होंगे। इस तरीके से ये रूल आपको फॉलो करना है। अब कुछ और रूल्स देख लेते हैं। रूल्स तो नहीं कहेंगे, प्रॉपर नाउन तो क्लियर हो ही गया कि किसी भी खास नाम को, किसी भी इंडिविजुअल नाम को, किसी भी इकलौते नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। फिर भी हम इन रूल्स को देख लेते हैं। यहाँ पे पहला रूल है, नेम्स ऑफ कंट्रीज एंड स्टेट्स आर प्रॉपर नाउन। किसी देश के, किसी राज्य के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, नेपाल, बिहार, गोवा, उत्तर प्रदेश एट्सेट्रा। नेक्स्ट है, नेम्स ऑफ पर्सन्स आर प्रॉपर नाउन्स। इंसानों के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल राम, सीता, मोहन, नेहा, राधा एट्सेट्रा। द थर्ड रूल इज, तीसरा रूल है, नेम्स ऑफ टाउन्स, विलेजेस, सिटीज आर प्रॉपर नाउन्स। किसी भी शहर के नाम को, बड़े शहर यानी कि नगर के नाम को, गांव के नाम को, इन सब को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, है ना, क्योंकि ये इकलौते नाम होते हैं, खास नाम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सीतामढ़ी, डुमरा, पटना, दिल्ली, मिथौरा, ये जितने भी नाम है ना ये प्रॉपर नाउन है। उसके अलावा नेक्स्ट रूल है, नेम्स ऑफ बिल्डिंग्स, किसी बिल्डिंग का नाम, मॉन्यूमेंट्स यानी कि किसी स्मारक का नाम। मॉन्यूमेंट का क्या मतलब होता है? स्मारक, जहाँ पे आप घूमने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ताजमहल एक स्मारक है, कुतुब मीनार एक स्मारक है, लोटस टेम्पल एक स्मारक है ना। तो किसी भी बिल्डिंग के नाम को, मॉन्यूमेंट्स के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेड फोर्ट, ताजमहल, लोटस टेम्पल, जामा मस्जिद, गुप्ता निवास एट्सेट्रा, ठीक है। गुप्ता निवास हो सकता है किसी के घर का नाम हो, तो घर के नाम को भी प्रॉपर नाउन कहेंगे। नेक्स्ट है, द डेज ऑफ वीक आर प्रॉपर नाउन्स। जो हफ्ते के दिन के नाम होते हैं ना, दिनों के नाम, वो प्रॉपर नाउन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल संडे प्रॉपर नाउन है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। नेक्स्ट इज मंथ्स ऑफ ईयर आर प्रॉपर नाउन्स, ठीक है। जो साल के महीने होते हैं ना, अगर मैं बोलूँ मंथ्स, अगर मैं लिखूँ यहाँ पे मंथ्स, तो कौन सा मंथ्स पता नहीं चल रहा है। मंथ्स मतलब कोई भी हो सकता है, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का कोई भी महीना हो सकता है। तो मंथ्स से पता नहीं चल रहा है किस महीने की बात कर रहा हूँ, यानी कि ये कॉमन नाउन है। क्या है? ये कॉमन नाउन है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जनवरी लिख देता हूँ तो जनवरी से हमें पता चल रहा है कि मैं जनवरी की बात कर रहा हूँ, यानी कि ये प्रॉपर नाउन है। तो जनवरी इज द प्रॉपर नाउन। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। एंड द नेक्स्ट रूल इज नेम्स ऑफ माउंटेन्स। एक्चुअली यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे माउंटेन्स होगा, MOUNTAINS, ठीक है। नेम्स ऑफ माउंटेन्स यानी कि पहाड़ों के नाम को
सीज यानी कि समुद्रों के नाम को, रिवर्स नदियों के नाम को, और लेक्स यानी कि झीलों के नाम को, झीलों के नाम को क्या कहते हैं, झील, झीलों के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल हिमालय, यमुना, गंगा, वुलर लेक, इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर, एंड पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर, ये सारे के सारे जो नाम हैं ये प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट रूल है नेम्स ऑफ फेस्टिवल्स, सीजन्स, हॉलीडेज एंड आर प्रॉपर नाउन। जैसे त्योहारों के नाम, सीजन्स यानी मौसम के नाम, हॉलीडेज के नाम, छुट्टियों के नाम, ये सब प्रॉपर नाउन होते हैं। जैसे होली, दिवाली, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, समर, विंटर, ये सब के सब प्रॉपर नाउन है। अब बात करते हैं नेक्स्ट नाउन की, जो कि है हमारा कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन की बात क्या है, कॉमन नाउन। तो देखिए कॉमन नाउन की बात करें तो अभी मैंने ऊपर बहुत सारे एग्जांपल्स दिए कि जिन नामों से पता ना चले कि हम किसी खास आदमी की बात कर रहे हैं, किसी इकलौते आदमी की बात कर रहे हैं, तो जब किसी इकलौते नाम को लेते हैं वो प्रॉपर नाउन होता है। लेकिन जब ऐसा नाम लेते हैं जिससे पता नहीं चलता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, उनसे पूरे के पूरे ग्रुप का हम ग्रुप को रिप्रेजेंट कर देता है वो नाम, उसको हम कहते हैं कॉमन नाउन। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉमन नाउन्स आर द ग्रुप्स ऑफ सिमिलर थिंग्स। सिमिलर का मतलब होता है एक जैसा, सिमिलर का मतलब होता है एक जैसा। तो ऐसे नाउन्स जो एक जैसे ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको दिखाते हैं। जैसे टेबल और बुक, अगर मैं टेबल बोलूँ तो दुनिया में जितनी भी टेबल्स है वो सब का पता चलता है, किसी खास टेबल का पता नहीं चलता है। बुक की बात करूँ तो दुनिया में जितनी भी बुक्स हैं उन सब का को ये बुक रिप्रेजेंट करता है, ये वर्ड बुक। लेकिन यहीं पे मैं लिख दूँ मैथ्स बुक, यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ, मैथ्स बुक, तो मैथ्स बुक प्रॉपर नाउन हो जाएगा। बट अगर सिर्फ मैं बुक बोलूँ तो पता नहीं चल रहा है कौन सा बुक, यानी कि दुनिया में जितने भी बुक्स हैं ये बुक जो वर्ड है उन सब को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बुक कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है, ठीक है। तो जब कभी भी ऐसा नाउन जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है उनको कॉमन नाउन कहते हैं। सिंगल पर्सन, प्लेस और थिंग को ये रिप्रेजेंट नहीं करता। जो सिंगल पर्सन, प्लेस और थिंग को रिप्रेजेंट करे वो प्रॉपर नाउन के कैटेगरी में चला जाता है, जो कि हमने ऊपर पढ़ लिया है, ठीक है। तो कॉमन नाउन क्या क्या वर्ड्स होते हैं देख लेते हैं। जैसे बॉय, गर्ल, डॉक्टर, एक्टर, टेबल, बेंच, कंट्री, बीच, रिवर, ओशंस, एक्टर्स, लॉयर, सोल्जर, डॉग, कैट, hen, duck, शॉप, रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल, मॉल, वॉच, टीवी, ट्रेन, बास्केट, बेंच एट्सेट्रा। तो ये सारे के सारे कॉमन नाउन्स है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे तीसरे नाउन की, दैट इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव वर्ड जो बना है वो बना है कलेक्शन से। किससे बना है भाई, कलेक्शन से बना है। तो कलेक्शन का क्या मतलब होता है, ग्रुप ऑफ थिंग्स। कलेक्शन का क्या मतलब होता है, ग्रुप ऑफ थिंग्स। तो जब दो चार चीज़ें एक साथ इकट्ठी हो जाए ना, दो से ज़्यादा चीज़ें एक साथ इकट्ठी हो जाए तो उसको हम कहते हैं कलेक्शन, और उन नाउन्स को कहते हैं कलेक्टिव नाउन्स, ठीक है। डेफिनेशन है कलेक्टिव नाउन्स आर वर्ड्स फॉर ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। तो ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, एनिमल्स के लिए और थिंग्स के लिए हम जिन नाउन्स का इस्तेमाल करते हैं उनको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। एक और डेफिनेशन इसका मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, कलेक्टिव नाउन्स आर द वर्ड्स फॉर कलेक्शन ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स, ठीक है। जैसे फैमिली, आपके फैमिली में क्या सिर्फ एक मेंबर है, नहीं, आपके फैमिली में आप होंगे, आपके माता पिता होंगे, आपके भाई बहन होंगे, है ना। तो कम से कम 4 5 6 7 लोग तो होते ही हैं जनरली फैमिली में। इसीलिए फैमिली कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि ये लोगों का समूह है फैमिली, ठीक है। टीम, एक टीम में 2 से ज़्यादा लोग होते हैं तभी टीम बनता है ना, तो टीम भी कलेक्टिव नाउन है। बैंड, बैंड में बहुत सारे म्यूजिशियन होते हैं, गाने वाले भी होते हैं, तो बैंड भी क्या है, कलेक्टिव नाउन है। गैंग किनका होता है, चोरों का या डकैतों का, तो रॉबर्स का गैंग हो सकता है, थीव्स का गैंग हो सकता है, तो ये जो गैंग है ना ये भी कलेक्टिव नाउन है। क्लास इज द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं इसलिए क्लास भी कलेक्टिव नाउन है। क्राउड यानी कि भीड़, यहाँ पे भी बहुत सारे लोग इकट्ठा रहते हैं एक साथ, इसलिए क्राउड इज द कलेक्टिव नाउन। मॉब अगेन इज अ भीड़, यानी कि यहाँ पे भी बहुत सारे लोग इकट्ठा रहते हैं इसलिए ये भी कलेक्टिव नाउन है। ऑर्केस्ट्रा की बात करें तो ऑर्केस्ट्रा होता क्या है, ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस। ऑर्केस्ट्रा क्या होता है, ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस। संगीतकारों के मंडली को या समूह को, संगीतकारों के मंडली या समूह को हम कहते हैं ऑर्केस्ट्रा।
तो ऑर्केस्ट्रा भी क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है। दिस इज CIANS, म्यूजिशियंस, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ रूल्स की कलेक्टिव नाउन, अच्छा नहीं, कुछ और कलेक्टिव नाउन्स की बात कर लेते हैं। जैसे चाबी, कीज जो होता है ना, जब एक, देखिए आपके घर में जो चाबियां होंगी वो अलग अलग रूम्स की अलग अलग चाबियां होंगी, उन सबको आपने कहीं ना कहीं एक जगह बांध के रखा होगा, तो वो जो कीज कही जाती है ना, बंच ऑफ कीज कही जाती है, चाबियों का गुच्छा कहते हैं इसको हिंदी में। कलेक्शन ऑफ बुक्स यानी कि किताबों का संग्रह, ये भी कलेक्टिव नाउन है। फ्लीट ऑफ शिप्स, जो जहाज होते हैं ना, जो जहाज होते हैं वो जब समुद्र में एक साथ जा रहे होते हैं किसी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कुछ सामान पहुंचाने या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम होने या फिर लोगों को लेकर के, तो ये जो जहाज एक साथ पानी में जा रहे हैं ना, ये जहाज़ों का बेड़ा कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं फ्लीट ऑफ शिप्स, ठीक है। तो जब कभी आप बैंकिंग SSC वगैरह एग्जाम देंगे ना, तो इंग्लिश वाले पोर्शन में आपसे ये पूछ लेगा कि शिप्स के समूह को क्या कहते हैं, तो क्या लिखेंगे आप, फ्लीट ऑफ शिप्स। वहीं पे भेड़ को आपने देखा होगा, भेड़ जब चलती है तो एक साथ चलती है, यानी कि आगे वाली भेड़ जिधर चलेगी पीछे वाले भी उधर ही चलेंगे, आगे वाली इधर मुड़ गई तो पीछे वाली भी इधर मुड़ जाएंगे, है ना। तो इसीलिए इसको हम भेड़ चाल भी कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, भेड़ चाल कहते हैं भेड़ों के चलने को, कि भाई भेड़ चाल में मत फंसो, यानी कि जो सब लोग कर रहे हैं वही तुम भी मत करो, है ना। तो भेड़ों के का जो समूह होता है ना, भेड़ों का जो झुंड होता है उसको कहते हैं फ्लॉक ऑफ शिप्स। क्या कहते हैं, फ्लॉक ऑफ शीप्स। नेक्स्ट है कैटल, मवेशी, गाय, बैल, भैंस वगैरह, तो इनके झुंड को कहते हैं हर्ड ऑफ कैटल। क्या कहते हैं, हर्ड ऑफ कैटल। उसके बाद है गैंग ऑफ रॉबर्स, रॉबर्स या डकैतों का क्या होता है, गैंग होता है। प्लेयर्स मिलके बनाते हैं टीम। जो भेड़िया होता है उनका जो समूह होता है, उनका जो झुंड होता है ना, उसको कहते हैं पैक ऑफ वुल्व्स। लायंस यानी कि शेर, जब एक साथ बहुत सारे शेर रहते हैं उसको कहते हैं प्राइड ऑफ लायंस। एंड एक्टर्स या सिंगर्स या आर्टिस्ट का जो मंडली होता है उसको कहते हैं ट्रूप ऑफ एक्टर्स। क्या कहते हैं, ट्रूप ऑफ एक्टर्स या आर्टिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मटेरियल नाउन की। मटेरियल नाउन की बात करते हैं। मटेरियल नाउन किसे कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसको द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ऐसे मटेरियल, मटेरियल का सिंपल मतलब समझ लीजिए, कुछ रॉ मटेरियल्स होंगे, कच्चा माल जिसको कहते हैं हिंदी में रॉ मटेरियल होगा, जिसको हिंदी में कहते हैं कच्चा माल। यानी कि इन रॉ मटेरियल से आप कुछ ना कुछ चीज़ें बना सकते हैं, फाइनल प्रोडक्ट बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल वुड, वुड से हम क्या क्या बना सकते हैं, फर्नीचर बना सकते हैं, है ना, जैसे बेंच डेस्क वगैरह बना सकते हैं, बैट बना सकते हैं, है ना, डोर बना सकते हैं, डोर डोर डोर, हाँ डोर बना सकते हैं, विंडो बना सकते हैं। तो कच्चा माल से फाइनल प्रोडक्ट बन गया। साथ ही साथ और क्या खासियत होती है मटेरियल नाउन की, ये ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो जनरली अनकाउंटेबल होते हैं, मतलब ज़्यादातर टाइम हम इनको गिन नहीं सकते, लेकिन इनको हम मेज़र कर सकते हैं। मेज़र कर सकते हैं मतलब इनको माप सकते हैं, तो और वेट कर सकते हैं, यानी कि वे कर सकते हैं, तौल सकते हैं, है ना, वे कर सकते हैं यानी कि तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते जनरली। तो डेफिनेशन पे आते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है मटेरियल नाउन्स आर नेम्स ऑफ मटेरियल और सब्सटेंसेस आउट ऑफ विच थिंग्स आर मेड। मटेरियल नाउन्स ऐसे नाउन को कहते हैं, ऐसे पदार्थों को कहते हैं जिनसे कुछ ना कुछ सामान बनाया जा सकता है। और यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, जनरली मटेरियल नाउन्स आर अनकाउंटेबल। जनरली, सामान्यतः जो मटेरियल नाउन्स होते हैं उनको गिना नहीं जा सकता, कहीं कहीं पे गिन सकते हैं लेकिन जनरली नहीं गिना जा सकता है। इट कैन नॉट बी काउंटेड बट कैन बी मेजर्ड और वेटेड। तो इनको गिना नहीं जा सकता लेकिन मापा या तौला जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर, सिल्वर से हम कुछ और भी बना सकते हैं, आभूषण वगैरह, साथ ही साथ इनको गिना नहीं जा सकता, तौला जा सकता है। गोल्ड, क्रूड ऑयल, रबर, कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टील, वुड, आयरन, पेंट, प्लाईवुड, फाइबर, डायमंड, लीड, पेपर, प्लास्टिक, शैम्पू, सोप, परफ्यूम, सनलाइट, एयर, रेन, एग, मीट, ब्रिक, एसिड एक्सेट्रा। ये सारे के सारे जो हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, आपके मटेरियल नाउन्स हैं। अब कुछ रूल्स हैं मटेरियल नाउन के रिगार्डिंग, उसको पढ़ लेते हैं। पहला रूल ये कह रहा है कि जनरली जो आर्टिकल्स है ना, आर्टिकल क्या होता है, ए, एन और द, इनको आर्टिकल कहते हैं। ये मटेरियल नाउन्स के पहले यूज़ नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि मैंने बताया कि जनरली जो मटेरियल नाउन्स हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं। तो जो अनकाउंटेबल है उससे पहले आप क्यों यूज़ करेंगे ए, एन या द का, है ना। एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है हनी इज़ बेनिफिशियल टू हेल्थ, तो मैंने यहाँ पे द हनी या अ हनी नहीं लिखा, क्योंकि हनी फ्री फॉर्म में है। जब हनी फ्री फॉर्म में है, स्वतंत्र अवस्था में है, तो इसको गिनना मुश्किल है ना, लेकिन तौला जा सकता है। तो गिनना जब मुश्किल है, इसलिए आर्टिकल ए, एन या द का इस्तेमाल हमने नहीं किया है। क्यों,
क्योंकि ये इनको भी गिना नहीं जा सकता। ठीक है, वही बात यहाँ पे लिखी गई है कि जनरली आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड विद मटेरियल नाउन्स व्हेन दे आर अनकाउंटेबल। तो जब ये गिना नहीं जा सकता तब इनके आगे आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। लेकिन रूल 2 कह रहा है कि आर्टिकल्स मे बी यूज्ड विद मटेरियल नाउन्स व्हेन दे आर काउंटेबल, कि आर्टिकल्स को यूज किया जा सकता है। यहाँ पे पहले रूल में कह रहा था कि नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता? कि जब ये अनकाउंटेबल होंगे, गिनती के योग्य नहीं होंगे, गिनती के योग्य नहीं होंगे, ठीक है, तब इनको आर्टिकल्स नहीं लगाया जा सकता। लेकिन जब गिन पाएंगे ना तब लगा सकते हैं। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि आर्टिकल्स मे बी यूज्ड विद मटेरियल नाउन्स व्हेन दे आर काउंटेबल, है ना। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू बाई अ जार ऑफ हनी। यहाँ पे देखिएगा, जार का मतलब होता है बॉटल, है ना, बर्तन। तो किसी बर्तन में हमने हनी को यानी कि शहद को पैक कर दिया। अब उस बर्तन को तो गिन सकते हैं ना कि 1 जार हनी हो गया, 2 जार हनी हो गया, 3 जार हो गया। तो जब इसको गिना जा सकता है तब हमने यहाँ पे ए, देख रहे हैं ना, आर्टिकल का इस्तेमाल कर लिया, ए लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, तीसरा रूल कह रहा है कि कभी कभी हम मटेरियल नाउन के साथ सम का या द का यूज भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द हनी इन द बॉटल इज माइन। मान लो कि उस शहद को हमने बोतल में भर दिया, तो अब मैं कह सकता हूँ, जैसे ये बॉटल है, मान लेते हैं ये वो बॉटल है, तो मैं कहूँगा कि भाई ये जो इस बॉटल में हनी है ना, ये मेरा है। ठीक है, ये मेरा है। तो मैं इस बॉटल को दिखाना है, शो करना है, इसीलिए मैंने द बॉटल बोल दिया। क्या बोल दिया? द हनी इन द बॉटल इज माइन। इस बॉटल में जो हनी है वो मेरा है। नेक्स्ट है गिव मी सम वाटर। जब कभी भी पानी, आपको पानी अनकाउंटेबल होता है ना, लेकिन थोड़ा मांगना है तो आप सम का यूज कर लेते हैं, क्योंकि सम का मतलब क्या, अनिश्चित है, पता नहीं है कि कितना है, थोड़ा मांगना है, तो सम का यूज हम कर लेते हैं कभी कभी। किसके साथ? मटेरियल नाउन के साथ। अब बात करते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। यानी कि ऐसे नाउन्स जिनको आप देख नहीं सकते, जिनको आप सुन नहीं सकते, जिनका आप स्वाद नहीं ले सकते, जिनको सूंघ नहीं सकते, जिनको टच नहीं कर सकते, जो आपके अंदर होता है, जो आपके भाव है, जो आपके इमोशंस है, जो आपकी फीलिंग्स है, वो कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो डेफिनेशन पे आते हैं। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूज्ड टू रेफर कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज, एक्सपीरियंसेस, ट्रेड्स, feelings, emotions that cannot be seen, heard, tasted, smelled और touched। ठीक है, आपके अंदर का कॉन्सेप्ट, आपके अंदर का आइडिया, आपका एक्सपीरियंस, आपके लक्षण, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस, जिनको देखा नहीं जा सकता, यानी कि कैन नॉट बी सीन, सुना नहीं जा सकता, हर्ड, टेस्ट नहीं किया जा सकता, सूंघा नहीं जा सकता और टच नहीं किया जा सकता, तो ऐसे नाउन्स को कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फॉर एग्जाम्पल, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस क्या है? खुशी, आपके अंदर का भाव है। इसको क्या सुना नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, टेस्ट नहीं किया जा सकता, सूंघा नहीं जा सकता। तो हैप्पीनेस क्या होता है भाई? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फॉर एग्जाम्पल, करेज, साहस, हैप्पीनेस, सैडनेस, लव, ट्रुथ, लाई, पेन, पेशेंस यानी कि धैर्य, पेशेंस का मतलब धैर्य, पेन का मतलब दर्द, इंटेलिजेंस का मतलब बुद्धिमत्ता, है ना, स्लीप का मतलब आपकी नींद, लाइफ एटसेट्रा। ये सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जांपल्स हैं। कुछ रूल्स है, जैसे वर्ब से कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। कुछ वर्ड्स जो वर्ब के हैं, वर्ब की तरह यूज होते हैं, उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मूव मतलब चलना, और मूव से बन जाएगा मूवमेंट, यानी कि ये बन जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अपीयर है वर्ब, अपीयर से बनता है अपीयरेंस, जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। डिसाइड यानी कि डिसाइड करना किसी चीज़ को, फैसला लेना, ये वर्ब है। डिसीजन जो आपका फैसला होता है वो नाउन हो जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एन्जॉय और एन्जॉयमेंट जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये वर्ब है और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वैसे ही कुछ एडवर्ब्स होते हैं, सॉरी, ऐसे ही कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं, विशेषण होते हैं, जिनको हम क्या बना सकते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। तो देखिए, ब्रेव क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। मैं बोलूँ कि यू आर अ ब्रेव बॉय, यानी कि तुम एक बहादुर लड़के हो, ब्रेव क्या हो गया? यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। लेकिन ब्रेव से बना है ब्रेवरी, जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ब्रेवरी हमारे अंदर होती है, बहादुरी हमारे अंदर होती है, तो बहादुरी हमारे अंदर होती है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और बहादुर हम होते हैं, यानी कि ये एडजेक्टिव है। सेम ट्रूथ, ट्रूथ एक एडजेक्टिव है, ट्रूथ से बना है ट्रूथफुलनेस, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑनेस्ट, ईमानदार, एक एडजेक्टिव है। ऑनेस्टी, ईमानदारी, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वीक, कमजोर, एक
एडजेक्टिव है, और वीकनेस कमजोरी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सेम सैड, सैड क्या है, एक एडजेक्टिव है, और सैडनेस एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फ्री एक एडजेक्टिव है और फ्रीडम एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो यहाँ पे आके हमारा नाउन कंप्लीट होता है। सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट, दिस वाज द नोट 1 ऑफ स्पोकन इंग्लिश कोर्स। तो यहाँ पे हमने बात क्या क्या किया, इंग्लिश हमें पढ़ना क्यों ज़रूरी है, इंग्लिश ग्रामर क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं, और उनमें सबसे पहले पार्ट यानी कि नाउन को और उसके काइंड्स को हमने डिस्कस किया अच्छे से। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द प्रेप नगरी। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सेकंड नोट्स के साथ। टिल देन बाय बाय एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।